देश के जाने माने शिक्षण संस्थानों में से एक आईआईटी चेन्नई में कुछ छात्रों ने सरकार के द्वारा जारी किए गए मानदंडों का विरोध करने का एक अलग तरीका इख्तियार किया। हॉस्टल में बीफ पार्टी रखी गई और इसे पूरे तरीके से प्रसारित और प्रचारित भी किया गया। सवाल यह उठता है कि बीफ पार्टी रखना अपने आप में सही या गलत है या नहीं, यह तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर सरकार की किसी नीति का विरोध करना है तो उसके विरोध करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप सरकार को मेमोरेंडम लिख के भेज सकते हैं, आप सरकार के पास पत्राचार के द्वारा अपने विरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा आहत हैं सरकार के किसी भी फैसले को लेकर तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन बीफ पार्टी करके या इस तरह की पार्टी करके आप दरअसल चर्चित जनमानस के खिलाफ जाकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, छात्रों का यह छोटा सा समूह दरअसल एक ऐसे विवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई अस्तित्व होना नहीं चाहिए। लेकिन हां, हमारे देश में छात्रों के कुछ ऐसे समूह और संगठन हैं जो अपने आप को तथाकथित तौर पर वामपंथी विचारधारा का बताते हैं और फिर देश में अमन चैन को धता बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां क्या अपने आप में सही कही जा सकती हैं? फौरी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। यही है आईआईटी चेन्नई के कुछ छात्रों का वो आयोजन जिसे बीफ पार्टी का नाम दिया गया, और इस आयोजन में शामिल हुए छात्रों ने कैंपस के अंदर बीफ खाया। खबरों के मुताबिक ये छात्र केंद्र सरकार के उस सर्कुलर का विरोध कर रहे थे जो पशु मांस की बिक्री को लेकर जारी किया गया था, और विरोध के लिए इन्होंने ये तरीका चुना, रात के अंधेरे में आईआईटी कैंपस के अंदर बीफ पार्टी का आयोजन करके। People working in the leather industry, again from the same marginalized sections of the society, them being affected by this apart from the consumption of beef. It's a kind of move towards fascism. The same thing you can say happened in the 30s in Nazi Germany. आईआईटी चेन्नई के छात्रों की इस बीफ पार्टी को लेकर सियासी हलकों में बयानबाजी हुई। बीजेपी नेता इसे सामाजिक माहौल बिगाड़ने की साजिश करार देते नजर आए। तुम्हें खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप जिस तरह से लोगों को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे तो कानून ने रोक लगा रखी है ना। इस पे तो रोक लगा रखी है कि आप समाज में जो है वो उन्माद मत पैदा करो, समाज में जो है बिखराव टकराव की हालत मत करो, इस पे तो रोक है ना। ये सच है कि कुछ तबके या कुछ लोग बीफ का सेवन करते हैं, लेकिन विरोध जताने के कई तरीके हैं। यूं कैंपस के अंदर बीफ पार्टी का आयोजन पढ़ाई लिखाई के संस्थान को राजनीति का अड्डा बनाने जैसा कदम लगता है, और इसी को लेकर बीफ पार्टी का विरोध हो रहा है। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। बात समझ में नहीं आती कि विरोध के नाम पर यह जो दिखावटी विरोध होता है, आखिरकार इसका अस्तित्व क्या है? कहीं कोई ऐसा दल है जो कि गौरक्षा के नाम पर लोगों की मार पिटाई करता है, कहीं कोई ऐसा छोटा सा गुट है जो कि बीफ पार्टी करके यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि कैसे हमारे देश में एक ऐसे कानून को लाया जा रहा है जो कि लोगों की जिंदगी तबाह कर देगा। खाना पीना आपका निजी मामला है, घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं सरकार नहीं पूछने जा रही है आपसे। लेकिन इसे लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, इसे अगर देखना है तो आइए चलिए केरल में तो ऐसा लगता है जैसे कि बीफ के ऊपर एक नई तरह की राजनीति हो रही है। कुन्नूर में कांग्रेस समर्थित कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने बीफ पार्टी की, क्योंकि केंद्र सरकार के नियमों के तहत यह माना जा रहा है कि गौवंश और उसके साथ साथ यहां तक कि भैंसे का कारोबार करना भी खास करके मांस उद्योग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उनके मानदंड पूरे नहीं हो रहे। इसके विरोध में केरला में बीफ पार्टी का आयोजन किया गया। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस में कार्यरत एक कार्यकर्ता ने एक बछड़े का सर काटकर वहां पर सामने रख दिया। निर्दयता की भी कोई इंतहा होती है साहब? ये वो लोग हैं जो न जाने विरोध करने के नाम पर क्या न कर बैठे। क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? ये जो घटिया स्तर की राजनीति है, यह प्रदर्शित करती है कि हमारे देश में एक बड़ा तबका है जिसकी मानसिकता बड़ी कुलसित है, घृणित है। देखिए रिपोर्ट। कन्नूर में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का इस तरह सरकार के आदेश का विरोध करना पिछले 48 घंटों से बहस का सबब बना हुआ था। पहले कांग्रेस नेता इस घटना पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने घटना को अंजाम देने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया।
इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस का ये कदम राहुल गांधी के उस ट्वीट के बाद आया जिसमें खुद राहुल गांधी ने ऐसी हरकत को निर्ममता करार दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, केरल में जो कुछ हुआ वो विचारहीन और निर्मम है। मैं और कांग्रेस इस घटना की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस ने भले ही इन कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। आज कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? सड़कों पर एनिमल को इस प्रकार कत्ल किया गया, इससे बड़ी क्रूएल्टी कोई हो नहीं सकती है। हम इनकी निंदा करते हैं। कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर यूं सड़क पर निर्ममता का प्रदर्शन कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और शायद इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस को विरोधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। राजनीति के गिरते स्तर की ही ये एक और बानगी है जो अभी आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। गुजरात में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडवाडिया पर जूते फेंक कर विरोध करने की कोशिश की गई। गुजरात में एक जनसभा को मंडवाडिया संबोधित कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति उठा और उसने अचानक अपना जूता खेला और उसके बाद दे मारा। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या विरोध करने का यही एक तरीका बचा है कि आप किसी का स्वागत जूतों के साथ करें? यह मानसिकता अपने आप में प्रदर्शित करती है कि आज सामाजिक तौर पर दिवालियापन बड़े पैमाने पर हम आसपास देख रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे। ये था वो जूता जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मनवड़िया की तरफ उछाला गया था। दरअसल मोदी कैबिनेट में मंत्री मनसुख मनवड़िया गुजरात के बाटोद में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। स्टेज पर अभी मनवड़िया ने बोलना ही शुरू किया था कि इसी बीच एक शख्स भीड़ में से खड़ा हुआ और उसने अपना जूता उतारकर मंत्री जी की तरफ फेंक दिया। जूता फेंकने वाले का नाम भावेश सैनानी था, जो हार्दिक पटेल के संगठन पाटीदार आरक्षण समिति का स्थानीय संयोजक है। हालांकि भावेश को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन मनसुख ने उसे माफ कर पुलिस से छोड़ने की अपील की। कुछ ही दिनों पहले हार्दिक पटेल ने अपने समर्थकों के साथ सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन को लेकर सियासी तंज भी कसे गए थे, लेकिन हार्दिक पटेल की ही तरह पाटीदारों की आवाज उठा रहे इस शख्स ने तो मानो विरोध की हर हद पार कर दी। बोटाद में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के कन्वीनर ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पर जूता फेंककर ये मैसेज जरूर दे दिया है कि 2017 का चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। और अब जरा उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। 3 मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल के जो सुर्खियों में रहे आज। सबसे पहले स्वाति सिंह, बियर बार का उद्घाटन उन्होंने किया। अपने आप में इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं लोगों की नुक्ताचीनी, बस बात सुर्खियों में आ गई। लेकिन एक और मंत्री साहब हैं सुरेश कुमार, सड़क पर उतर पड़े, खुद ट्रैफिक को संभालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जाम में फंस गए थे। और एक और बीजेपी के विधायक साहब हैं जो कि मुजफ्फरनगर में अपनी बदजुबानी इस तरीके से कर रहे थे, पुलिस के ऊपर ऐसी शेखियां बहार रहे थे कि साहब क्या कहें। मुझे लगता है कि योगी सरकार को भी अपने तमाम विधायकों और मंत्रिमंडल को यह सनद देनी पड़ेगी कि आखिरकार उनका आचरण और व्यवहार जनता के सामने क्या होना चाहिए। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह की ये तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश में सुर्खियों का सबब बनी रहीं। जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने सड़क पर शराब पीने वालों के खिलाफ एंटी चेयर्स अभियान चलाकर हंगामा करने वालों के होश फाख्ता कर दिए थे, उसी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह एक बियर बार का उद्घाटन करती नजर आईं। हालांकि योगी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह के बियर बार के उद्घाटन को उनकी मासूमियत करार देते नजर आए। नहीं, उनका कोई मैं इसमें दोष नहीं मानता। और स्वाति सिंह जी पढ़ी लिखी और बहुत समझदार हैं। कहीं कोई अधिकारी गुमराह कर दिया होगा तो हम नहीं कह सकते। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस बियर बार का स्वाति सिंह ने उद्घाटन किया, उसके पास शराब परोसने का लाइसेंस भी नहीं था। इधर स्वाति सिंह की तस्वीरें चर्चा में आई तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का बड़बोला बयान।
अपने क्षेत्र में जनता से मुखातिब होते हुए विधायक जी ने खुद बयां कर दिया कि कैसे उन्होंने चालान काटने पर एक पुलिस अधिकारी को भला बुरा कहा था। योगी जी प्रशासन सुधारने की बात करते हैं और उन्हें के पार्टी के ऐसे विधायक प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने की। इस बीच योगी सरकार के एक और मंत्री की तस्वीरें सामने आई। ये थे सुरेश खन्ना। बीती रात लखनऊ में जब मंत्री जी की गाड़ी जाम में फंस गई तो किसी पुलिस अधिकारी को लताड़ने के बजाय मंत्री जी खुद सड़क पर उतरे और जाम को खुलवाने की कोशिश करते नजर आए। कभी लोगों से अनुरोध करते तो कभी लेन में चलने की अपील करते। मंत्री जी ने हालात संभालने की दम भर कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन इस किस्म की घटनाएं सरकार की छवि पर असर जरूर डालती हैं। लखनऊ से मनीष भट्टाचार्य और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। व्यापार, रक्षा और हिंदुस्तान को दुनिया भर में प्रदर्शित करने की मुहिम को लेकर 4 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहेगा उनके एजेंडे में। पिछली बार जर्मनी दौरे पर मोदी ने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था और इस बार मोदी का मकसद होगा मेक इन इंडिया के लिए यूरोपीय निवेशक लाना। मोदी सरकार के दौरान भारत में विदेशी निवेश आया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं आया। भारत जर्मनी औद्योगिक मंडल में दोनों देशों की करीब 7,000 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 1,600 जर्मन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। मोदी की प्राथमिकता इसी निवेश की रफ्तार को बढ़ाना है। जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे है। मोदी की कोशिश होगी कि जर्मनी के उद्योगपतियों और कंपनियों से निवेश लाकर मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाए। तो फ्रांस में नए राष्ट्रपति मैक्रोन से नए संबंध स्थापित करना भी मोदी का मकसद होगा। वहीं रूस के साथ सामरिक तौर पर संबंधों को आगे बढ़ाना भी भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि कम कीमत में आधुनिक हथियार प्रणाली खरीदने का भारत के पास फिलहाल सिर्फ एक ही विकल्प है, रूस। पीएम मोदी के 4 देशों की यात्रा के एक तरफ आर्थिक मायने हैं तो दूसरी तरफ सामरिक मायने भी कम नहीं। लेकिन इस यात्रा से भारत को क्या हासिल होगा, इसका बेहतर अनुमान होने वाले द्विपक्षीय करारों से लगाया जाएगा। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पकड़ा, उसे जबरदस्त तरीके से मारा, पीटा, उसकी ऐसी धुनाई की जैसे कि मान लीजिए कि कोई धोबी अपने कपड़े को धो रहा हो, और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति पिट रहा था उसका वीडियो बनाने की तत्परता लोगों में देखिए। कैमरे दर कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल फोन पर व्यक्ति को पीटा जा रहा है और बाकी तमाम लोग बड़े चाव से पीट कर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। यह है हमारे देश की नई मानसिकता। करो कुछ भी, लेकिन बस सब कुछ सेल्फी के तौर पर खिंचवा लो, पता नहीं कब प्रमोशन करने का मौका मिल जाए।